हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। आइएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा देशांतर भारत का मानक समय कहलाता है? भारत का मानक समय कौन सा देशांतर कहलाता है? तो आपको पता होगा भारतीय मानक समय जो है वो आपका कौन सा देशांतर लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा है? 82.5 डिग्री 30 मिनट, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और जो ये भारतीय मानक समय है ना, जिसे मानक मध्याय रेखा बोला जाता है इसे, ये आपकी कितने राज्यों से होकर के पासेस होती हैं? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ना 5 राज्यों से होकर के पासेस होती है। कितने? 5 राज्यों से। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूपी के मिर्ज़ापुर में जो नैनी है वहाँ से हमने ये मानक समय को लिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद ये आती है आपकी एमपी के अंदर, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आती है। अब यहाँ से कर्क रेखा आ रही है, ऊपर से मध्याय रेखा आ रही है, मानक मध्याय रेखा। ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को आपस में कहाँ पर कट करती हैं? छत्तीसगढ़ के अंदर एक दूसरे को काटती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? देखो, ज्योग्राफी मतलब स्टार्टिंग से शुरू करें एंड तक जाएंगे। तो भारत की तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है आपसे पूछा गया है। सो जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, और इसका सही आंसर होगा यहाँ पर तटीय सीमा की पूछा गया है। तो तटीय सीमा आपकी आती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और बिना उसकी बात करते हैं हम लक्षद्वीप और हमारे जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हटा करके, तो उनको हटा करके ये जाती है 6100 किलोमीटर के अराउंड। मुख्य भूमि के तटीय भाग की अगर पूछेगा तो। ठीक है, अब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो देखिएगा, भारत का जो सुदूर उत्तरी बिंदु है वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इंदिरा कोल, लद्दाख के अंदर। ठीक है, और दक्षिणी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन, कन्याकुमारी जिसे बोला जाता है, जो कि आपका 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। ये आपका मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है। और वैसे हमारी भारत की मुख्य भूमि का जो बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पूर्व पश्चिम की। तो पश्चिम में 68 डिग्री 60 मिनट से शुरू होता है पूर्वी देशांतर, गोहार माता या गौर माता इसे बोला जाता है, गुजरात से। और इसका जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर तक। इसका जो अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक, वो जाता, उसकी जो टोटल मध्य इनकी दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 3214 किलोमीटर। और गुजरात से लेकर के आपके अरुणाचल प्रदेश तक की जो लेंथ है वो है आपका 2933 किलोमीटर। सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हाँ, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, गुजरात। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश से देखो भाई किसकी नहीं लगेगी। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे मणिपुर, तो मणिपुर की क्या सीमा लगती है? बताइएगा। नहीं, असम की टच होती है, त्रिपुरा होता है, मिज़ोरम भी आपका बांग्लादेश से क्या होता है? टच होता है। तो मैंने पूछा है क्या
यहाँ पे हमारा मणिपुर इससे टच होता है क्या बांग्लादेश से? जी नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओरों से घिरा है? तीनों ओर से घिरा हुआ। देखिए बेसिक से शुरू हो रहे, आगे तक चलते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इन बेसिक से क्वेश्चनों से होकर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भाई मैचिंग करना है, ठीक है कि किसके साथ हम कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो पाकिस्तान के साथ हमारी जो बॉर्डर शेयर होती है वो कितनी शेयर होती है, जल्दी बताओ। ये होती है 3323 किलोमीटर। तो ऐसे में ऑप्शन या तो ए चला गया है, सी चला गया है ना। तो इसमें कौन सा हो सकता है? या तो बी होगा या डी होगा। चाइना के साथ हम बॉर्डर टच करते 3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ हम कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं? तो ध्यान रखना है, नेपाल के साथ 1751 और म्यांमार के साथ 1643। ऐसे में जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर जाएंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप सभी जानते हैं भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब वो 8 राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है? ऑप्शन बी उड़ीसा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिक्किम नेपाल तथा भूटान की सीमाओं से लगा हुआ है। बताइएगा क्या ये सही है या नहीं, कौन सा सही है ये आपने फाइंड करना है। देखो भी बिल्कुल ये लगा हुआ है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, बिल्कुल। गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य जिनकी सीमा स्थलीय भूमि तथा तटीय भूमि से लगती है। गुजरात की भी लगती है तट और स्थल दोनों से, पश्चिम बंगाल की भी तट और स्थल यानी कि भूमि दोनों से ही लगती है। देख 1 2 3 भी सही है, 2 3 भी सही है, 1 2 भी सही, इसका मतलब ऑल ऑफ दी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा भाई 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये एक कुछ आपके राज्य हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना है। यहाँ पे कुछ राजधानी और यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं, ठीक है। तो किसका यहाँ पे गलत है? मणिपुर। मणिपुर की जो कैपिटल है वो क्या है, जल्दी से बताइए। मणिपुर की कैपिटल क्या हो जाएगी? कमेंट करो, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 3214 किलोमीटर है। 11 का बी। भारतीय तटरेखा से कितने समुद्री मील तक हिंद महासागर में प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र का विस्तार है? तो प्रादेशिक की हम बात कर रहे हैं। प्रादेशिक, देखो यहाँ पे ना बात करूँगी मैं, यहाँ पे भारत का हिंद महासागर, आपको पता है नीचे क्या है, पूरा इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, राइट। अभी हिंद महासागर में भारत का स्थान की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका एक आता है प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र, एक आता है संलग्न सीमा क्षेत्र, एक आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जो आपका प्रादेशिक है ना, ठीक है, ये वाला जो आपका है प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसका जो विस्तार है वो है आपका भारत के तटीय आधार से 12 समुद्री मील तक। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी ए हो जाए। इस सीमा क्षेत्र में भारत को सभी संसाधन, जितने भी संसाधन हैं उनके दोहन का पूर्ण अधिकार है। फिर उसके बाद आता है संलग्न सीमा क्षेत्र। तो इस क्षेत्र की दूरी प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील तथा भारतीय तटरेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। तो आपका सेकंड कौन सा है? संलग्न सीमा क्षेत्र, जो कि 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र है।
अब 1 समुद्री मील होता है 1.8 किलोमीटर। इस क्षेत्र में भारत को प्रवासी कानून का अधिकार प्राप्त है, साथ ही पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार है, सीमा शुल्क वसूली का वित्तीय अधिकार प्राप्त है, राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। इसके बाद एक थर्ड भी आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि तटीय रेखा से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भारत को सागरीय जल शक्ति का अधिकार है, सागरीय संसाधनों व जीवों के संरक्षण का अधिकार है, वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित करने का अधिकार है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार प्राप्त है। तो ये थे आपके अनन्य आर्थिक क्षेत्र। के आगे आता है उच्च सागर का, इससे आगे उच्च सागर का विस्तार है जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होता है। अब मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था कि मणिपुर की राजधानी क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तो मणिपुर की राजधानी आपको ध्यान रखना है भाई, इम्फाल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडो सांगपो सचरजून स्थित है, इंडो सांगपो सचरजून स्थित है। तो ये इंडो सांगपो सचरजून कहाँ पर स्थित है? 13 का आंसर दीजिएगा आप लोग, जल्दी से बताइएगा। इंडो सांगपो सचरजून जो है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच में है। ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच में आपका आता है कौन सा वाला? इंडो सांगपो सचरजून स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कृष्णागिरी तथा उच्च एशिया की रेड किस श्रेणी को कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। किसे कहते हैं? काराकोरम श्रेणी आपने ध्यान रखना है। कृष्णागिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? देखो, मैं सबसे पहले ना यहाँ पर हमारा जो भौतिक स्वरूप आता है भारत का, भौतिक स्वरूप से रिलेटेड, तो देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है आपका 2135 मीटर या उससे ज़्यादा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में आपको पता है हिमालय है, जिसे हिम का घर कहा जाता है। दक्षिण में विशाल त्रिभुजाकार क्या है हमारा? प्रायद्वीप है, ठीक है। इन दोनों के बीच में गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी का एक विशाल मैदान आता है। उच्चावच व संरचना के आधार पर भारत का जो भौतिक विभाजन किया गया है ना, वो किया गया है 6 प्रकार से। हम एक प्रकार से देखेंगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह में बांटा गया है। जिसमें आप लोग जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके इंडो सांगपो या कृष्णागिरी वाला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता है ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आती है। फिर ट्रांस के बाद आता है हिमालय। हिमालय में महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय आता है। फिर आता है आपका पूर्वांचल, ठीक है। फिर आता है आपका पूर्वांचल। तो पूर्वांचल में विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी पहाड़ी, पूर्व में जैसे मीज़ो, नागा, पटकाई बूम, ये सारी चीज़ें हैं। हम शुरू करेंगे ट्रांस हिमालय से। आपका क्वेश्चन का आंसर इसी में है, ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता है? पार हिमालय भी कहते हैं। ये महान हिमालय का उत्तरी नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कि उत्तरी भाग है, जिसका अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहली श्रेणी आती है काराकोरम श्रेणी। अब ये जो काराकोरम श्रेणी है, ये भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है या पर्वत है। इसे कृष्णागिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपकी है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ये इसकी हाइट है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि POK रीजन में आती है, पाक अधिकृत कश्मीर वाले रीजन में आती है।
काराकोरम श्रेणी में एक सियाचिन ग्लेशियर भी है जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिस पर 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। अब देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ऑपरेशन मेघदूत क्यों चलाया? सियाचिन ग्लेशियर है ना, उसके लिए चलाया था। 1984 में किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ चलाया। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, इस श्रेणी में ना और भी ग्लेशियर आते हैं, जैसे कि आपका बाल्टोरो है, बियाफो है, हेस्पर है, साल्टोरो है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। पामीर ग्रंथि यानी कि इस ग्रंथि में तियान शान, काराकोरम, कुनलुन सान, हिंदू कुश श्रेणियाँ शामिल हैं। इसे विश्व की छत कहते हैं। आपने सुना होगा कि विश्व की छत, तो विश्व की छत पामीर ग्रंथि को कहा जाता है। इसमें जिसके अंतर्गत तियान शान, काराकोरम, कुनलुन शान और हिंदू कुश श्रेणियाँ आती हैं, इसी को हम कहते हैं विश्व की छत। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया? 1984। क्यों चलाया? पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था। ठीक है, और ये किसके खिलाफ, किसके लिए, किस चीज़ को बचाने के लिए? सियाचिन ग्लेशियर वाले हिस्से को बचाने के लिए यहाँ पर चलाया गया था। फिर मैंने कहा था कि काराकोरम के बाद इसमें आती है ट्रांस हिमालय में लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज आती है। लद्दाख का मतलब होता है लाख दर्रों का घर। क्या है? लाख दर्रों का घर। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? लद्दाख की, जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। जो ये आपकी राकापोशी है ना, माउंट राकापोशी विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। लद्दाख श्रेणी में पुंगा घाटी, जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा केंद्र है। भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? लद्दाख श्रेणी में, पुंगा घाटी में। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत का सबसे गहरा गॉर्ज का निर्माण कौन करती है? सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को बुंजी पर काट करके एक गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे मिनी तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। ठीक, अब आप सुनिएगा। अब मैं सबसे पहले काराकोरम जो कि नॉर्दर्न है, ठीक है, रेंज, उसके बाद मैंने लद्दाख श्रेणी बताई, फिर जास्कर श्रेणी। ये श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण व महान हिमालय के उत्तर में। लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी के दो श्रेणियों के बीच में बहती है, रेंज के बीच में, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ठीक है ना, ट्रांस हिमालय जो होता है ये आपका ट्रांस हिमालय है, और ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक आता है इंडो सांगपो सचर जोन। इससे क्या होते हैं? ये दोनों ही ट्रांस और महान हिमालय अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च एशिया की ऋण की श्रेणी को कहा जाता है। जल्दी से बताओ भैया। अब तो आपको आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन डी काराकोरम। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 19। क्यों चलाया गया था? पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भी सियाचिन ग्लेशियर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित का आपने चयन करना है, तो जल्दी से चयन कीजिएगा असुमेलित का। बताओ भाई, अभी हमने चीज़ों को पूरा किया नहीं है, तो इस आगे करते हुए चलेंगे तो आपको पता भी चलेगा एक एक करके। तो देखो भाई, इसका तो वैसे आंसर हो जाएगा भी धौलाधर श्रेणी उत्तराखंड में नहीं है। आइएगा, चीज़ों को और चीज़ों को करने वाले हैं तब पता। अब आपको मैंने कहा था उसके ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के बाद आता है हिमालय। हिमालय क्या है? एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण किससे हुआ है? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के संपीड़न बल यानी कि टकराने के कारण हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति सिनोजोइक महाकल्प की तृतीय काल यानी कि टर्शरी काल में हुई है। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अगर हिमालय तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो पहली कौन सी है विश्व में?
एंडीज दक्षिण अमेरिका में। दूसरी कौन सी है? रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में। तो तीसरी कौन सी है? हिमालय। हिमालय को भी, हिमालय जो पर्वत है इसे 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है महान हिमालय। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, अभी बता रही हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है ना, सब्र रखिएगा। महान हिमालय की बात करते हैं, जिसे हम वृहद हिमालय, क्या वृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। इयोसीन या ओलिगोसीन काल में महान हिमालय का निर्माण हुआ है। महान हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से पूर्व में नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के बीच 2400 किलोमीटर तक ये फैला है। महान हिमालय की औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। महान हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल में 150 है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई क्या होती है? घटती है। आपके वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या हो रही है? चौड़ाई घट रही है। महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर जिसकी हाइट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में स्थित है और नेपाल में से सागरमाथा तिब्बत में चोमालुंगमा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। महान हिमालय की कुछ और चोटियां भी हैं, जैसे कंचनजंगा सिक्किम में है 8598 मीटर, मकालू जो कि नेपाल में है 8481 मीटर, धौलागिरी आपकी नेपाल में है, ठीक है ना, धौलागिरी नेपाल में है जिसकी हाइट 8172 मीटर, मंसालू नेपाल में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कामेट उत्तराखंड में है, नामचा बरवा आपका अरुणाचल में है, ठीक है। ये आपकी कुछ पर्वत चोटियाँ थीं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र व अलकनंदा इस पर्वत श्रृंखला को काट कर बहने वाली नदियाँ। महान हिमालय, अभी आपने देखा है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन सा जोन जो है अलग करता है? इंडो सांगपो सचर जोन। अब भाई आपका महान हिमालय और मध्य हिमालय, ठीक है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में भी आता है MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ये क्या करता है? दोनों को अलग करता है। तो ये था आपका महान हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री के बारे में। अब बात करते हैं मध्य हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में हिमालय, ठीक है ना, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसे हिमाचल भी कहते हैं। मध्य हिमालय का निर्माण कौन से युग में हुआ है? मायोसीन काल में हुआ। इस हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 मीटर, 4500 मीटर, ठीक है ना, 3700 मीटर से 4500 मीटर और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। अब देखो भाई आपके क्वेश्चन, ये जो आपके पीर पंजाल श्रेणी है मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है, जो कि आपका JNK में है, ठीक। उसके बाद धौलाधर श्रेणी की बात करते हैं तो ये आपकी आती है HP हिमाचल के अंदर। मसूरी आती है उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद आपका नाग टिब्बा उत्तराखंड और नेपाल, महाभारत नेपाल श्रेणियाँ इसमें आती हैं, ठीक है। और क्या है इस मध्य हिमालय के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे जो घाटियाँ हैं, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति, काठमांडू घाटी किनके बीच में है? महान और मध्य हिमालय के बीच में। पीर पंजाल श्रेणी जो है ना, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल। मध्य हिमालय की कश्मीर घाटी में हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? करेवा। ये मिट्टी जाफरान केसर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उपयोगी। मध्य हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान भी मिलते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं घास के मैदान। मध्य हिमालय में से स्वास्थ्यवर्धक स्थल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव, हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, उत्तराखंड में मसूरी, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, और पश्चिम बंगाल में आप लोगों का
पश्चिम बंगाल में आपका दार्जिलिंग आता है। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो मैंने कहा था आपका MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करा। तो भैया मध्य हिमालय को बाह्य हिमालय शिवालिक से भी तो कोई अलग करेगा। जी हाँ, MBF कर रहा है। मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच में है? मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में है। तो ये हो गया है आपका, आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। धौलाधर श्रेणी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर घाटी व काठमांडू घाटी किन हिमालयों के बीच में स्थित है? अभी मैंने जस्ट बताया है कि कश्मीर घाटी और आपकी जो है काठमांडू घाटी, ये आपकी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। तो महान और मध्य यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो भाई। तो अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर असत्य युग में कौन सा है? तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा पहले बाह्य हिमालय अर्थात निम्न हिमालय अर्थात शिवालिक के बारे में। बाह्य हिमालय को ही निम्न हिमालय शिवालिक भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो किस में हुआ है? प्लायोसीन काल में हुआ है। ठीक है, शिवालिक है वो हिमालय का या हिमालय की सबसे बाहरी या सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बाह्य यानी कि शिवालिक। इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो है 900 से लेकर के 1100 मीटर तक और चौड़ाई है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। बाह्य हिमालय का विस्तार वेस्ट में पाकिस्तान की पोतवार पठार से पूर्व में असम के दिहांग तक है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच बहुत सारी कई समतल घाटियां हैं जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, हरिद्वार। ठीक है, बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय और उत्तरी भारतीय मैदान से हिमालय जो है ना वो फ्रंटल फॉल्ट यानी कि क्या है आपका? हिमालय फ्रंटल फॉल्ट HFF के द्वारा अलग होता है। तो हर किसी के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ है जिससे वो अलग हो रहा है। अब यहाँ पर पूछा गया है आपका हिमालय की प्रादेशिक विभाजन, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में। पंजाब हिमालय की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, जो सिडनी बुराड़ थे ना, देखो जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी हुआ है, सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया 4 भागों में, जिसमें पहला आता है पंजाब हिमालय जो है ना, इस हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते। ये हिमालय सिंधु व सतलज नदियों के बीच में है। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है और इसकी सर्वोच्च चोटी है नंगा पर्वत। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ भी हैं। पंजाब हिमालय में वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार इस शरीफ प्रमुख क्या है? तीर्थ स्थल। फिर आता है कुमायूं हिमालय। ये कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में है। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 420 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, गलत क्या है आपका? असत्य कौन सा है? बी 320 है और इसकी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी उत्तराखंड में। इस हिमालय के प्रमुख तीर्थ स्थल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये बहुत सारी चीज़ें। अगला आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, इसी की कुछ अन्य चोटियाँ। ऊंचाई तथा लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय, ठीक है ना, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में सबसे बड़ा हिमालय ऊंचाई और लंबाई के आधार पर नेपाल ही है।
फिर आता है लास्ट असम हिमालय, जिसकी जो लंबाई है वो है 720 किलोमीटर, जिसकी सर्वोच्च चोटी नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में। ये जो असम हिमालय है ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। असम हिमालय सिक्किम, भूटान, असम और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर और भी चीज़ें बताऊँ, ये तो प्रादेशिक विभाजन हो गया है। आपने मध्य हिमालय, महान हिमालय, है ना, आपका शिवालिक, सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब यहाँ पर एक और हिमालय आता है आपका पूर्वांचल हिमालय। दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसी को कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश है ना, इस राज्य में जनजातियों के नाम पर डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित हैं। पटकाई बूम पहाड़ी भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित है, याद रखना है। नागालैंड की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा ना कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो हिमालय श्रेणी है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों के आधार पर, नागालैंड में, इस राज्य में नागा पहाड़ियाँ हैं जिनकी सर्वोच्च चोटी माउंट सारामती है, प्रसिद्ध जुगू घाटी है। बरेली श्रेणी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है। पटकाई बूम म्यांमार और किसके बीच में, भारत की, बताया था। और ये पटकाई बूम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि अरुणाचल, भारत और म्यांमार। बरेली श्रेणी नागालैंड और मणिपुर, इसके बाद आते हैं मणिपुर। इस राज्य में मणिपुर पहाड़ियाँ या लेमाटोल पहाड़ियाँ स्थित है। मणिपुर घाटी में लोकटक स्थित है, लोकटक झील, जिस पर भारत ही नहीं विश्व का तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। मिज़ोरम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मिज़ो लुसाई पहाड़ी है, ब्लू माउंटेन श्रेणी और मोलेसिस बेसन भी है। मेघालय की बात करते हैं, मेघधन आलय, जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। इस राज्य की प्रमुख पहाड़ी में गारो खासी जयंतिया है। खासी पहाड़ी पर ही विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है और ये मौसिन राम चेरापूंजी में स्थित है। असम के अंदर, असम में मिकिर रेंगमा बराइल की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। त्रिपुरा में जाम्फुई त्रिपुरा की क्या है, प्रमुख पहाड़ियाँ। तो ये आपका पूरा जो भौतिक विभाजन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। और ये जो MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच में है, जल्दी बताओ। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच में है, महान और मध्य हिमालय को अलग करता है। MBF मैन बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच में है, मध्य और बाह्य हिमालय के बीच में। बाह्य हिमालय और उत्तरी मैदान के बीच में भी है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, HFF। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। एक और है आपका जो स्टार्टिंग में पढ़ा था आपने, इंडो सांगपो सचर जोन, जो कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से क्या करता है, अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। सॉरी, तो 18 का ऑप्शन नेपाल हिमालय में। ठीक है ना, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट किस में है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली क्षारीय यानी कि लवणीय मृदा को क्या कहा जाता है। तो अब अभी तक आपने क्या पढ़ा था, क्या चीज़ पढ़ रहे थे हम, उत्तर भारत, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। आप पढ़ो आप उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर भारत की मैदानी भाग का निर्माण कौन से काल में हुआ है, प्लीस्टोसीन काल में। हिमालय नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद है उसके निक्षेपण से हुआ है। 3200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत ये मैदानी भाग औसतन 150 से 300 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। उत्तर मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर जो है अलग अलग भागों में बांटा, जैसे भाबर
तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का पहले आप आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, आपका रे है। ठीक है, रे है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगी भाबर की। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपथ प्रवेश में, पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में तिस्ता नदी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर। भाबर प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा जो पत्थर है, कंकड़, बजरी वगैरह जो जमा होता है ना, उससे हुआ है। भाबर प्रदेश की औसतन चौड़ाई जो कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। भाबर प्रदेश में कंकड़, पत्थर, बजरी आदि का जमा होने से छोटी नदियाँ क्या हो जाती हैं? अदृश्य हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। और ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जलोढ़ शंकुओं व जलोढ़ पंखों से निर्मित मैदानी भाग है। इसे क्या कहा जाता है? शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। तो शिवालिक का जलोढ़ पंख किस मैदानी भाग को कहा जाता है? आपका भाबर वाले को कहा जाता है। आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आगे। हम पढ़ रहे हैं भाबर के बाद तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र होता है। भाबर प्रदेश में जो नदियाँ हिडन होती है ना, अदृश्य होती हैं, वो तराई में फिर से दृश्यमान होने लगती है, यानी कि दिखने लगती है, सतह पर चलने लगती है। वर्षा की अधिकता के कारण तराई प्रदेश का विस्तार पश्चिम में 10 से 20 किलोमीटर से लेकर पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर तक मिलता है। अब बात करते हैं बांगर की। ठीक है, ये उत्तरी मैदान की उच्च भूमि होती है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, और इस प्रदेश का विस्तार मुख्यतः पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग है। इस प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में लवणीय व क्षारीय मृदा पाई जाती है, जिन्हें रेह या कल्लर भी कहा जाता है। जो बांगर वाले मैदान होते हैं ना, वहाँ पर लवणीय व क्षारीय मृदा पाई जाती है, इसीलिए इसे रेह या कल्लर कहते हैं। ठीक है, बांगर प्रदेश में कंकरीली भूमि को भूड़ कहा जाता है। जो कंकरीली भूमि होती है बांगर के अंदर, उसे भूड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? ये इस तरीके से भूड़। इस मैदानी भाग को पंजाब में क्या कहा जाता है? थाया कहते हैं। इसके बाद आता है खादर। ये जो होता है ना, खादर वाली खादर मिट्टी, ये नवीन जलोढ़ों से निर्मित निचले मैदान। इस प्रदेश में हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचने से नई उर्वरक मिट्टी का जमाव होता है, और ये प्रदेश बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। खादर प्रदेश का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में है। उत्तर प्रदेश में नदी के साथ नए जलोढ़ वाली बाढ़ के मैदानों की निम्न भूमि को खादर, और पंजाब में से क्या कहा जाता है? बेट कहते हैं। इसके बाद एक और मैंने कहा था डेल्टा। ये खादर प्रदेश का बड़ा हुआ क्षेत्र होता है। इनका विस्तार निचली गंगा घाटी में पाया जाता है मोस्टली। डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को चर, ठीक है, निम्न भूमि को बिल कहा जाता है। इस प्रदेश से निकलने के बाद नदियाँ सागर में प्रवेश करती। अब क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से हुआ है? कौन सी है? भाबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनाईमुड़ी सर्वोच्च चोटी है दक्षिण भारत की। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? 22 खासी पहाड़ी पर है ना। गारो खासी जयंतिया में से खासी पहाड़ी में है मौसिन राम। आपको मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ पर है? आपका खासी पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से असत्य का आपने चयन करना है। असत्य कथन कौन सा है? सैडल पीक की जो हाइट है वो 730 मीटर है। क्या ये सही है? जल्दी बताओ। सैडल पीक की हाइट, हाँ भाई जल्दी बताओ। सैडल पीक जो है वो उसकी हाइट, उनकी ऊंचाई कितनी है?
देखो ये आपकी 730 नहीं बल्कि 732 है, ठीक है, जो कि अंडमान द्वीप समूह की सबसे उच्चतम बिंदु या ऊंची चोटी है। माउंट थलियर 642, माउंट डिओवेली 515, माउंट कोयो 460। गलत कौन सा है? शटल पीक 732 मीटर है इसकी। कितनी है? 732 मीटर। डाफला, मिरी और अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहाँ पर हैं ये पहाड़ियाँ? अरुणाचल में। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, जल्दी से बताइएगा। 25, ठीक है ना? हाँ, तो देखो भाई, माना व नीति उत्तराखंड में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला सिक्किम में है, सिपकिला दर्रा, बताओ सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल के किन्नौर में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? बताइएगा, जो जोजिला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? जोजिला दर्रा 26 का ऑप्शन बी आपका कहाँ पर है? लद्दाख में आता है। अभी जब से अलग हुआ है ना, 31 अक्टूबर 2019 से, तब से ये आपका लद्दाख में, उससे पहले JNK में ही आता था। नेक्स्ट है 27, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो जल्दी से बताइएगा इसके तट का क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा 27 ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? बताइए जल्दी से, ये किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अब बन चुका है ये। 28 का सी, पाक जल संधि। क्या है? पाक। आपको पता है कि जो श्रीलंका है वो भारत का समुद्री पड़ोसी देश है, जो कि पाक जल संधि के द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। पंबन द्वीप जो भारत और श्रीलंका के बीच है, इसी द्वीप पर जो है तमिलनाडु का रामेश्वरम स्थित है। भारत में रामेश्वरम के निकट एक धनुषकोडी और श्रीलंका में तलिया मनार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा, राम सेतु या आदम का पुल जिसे कहते हैं, वो है। क्लियर है यहाँ तक? अगला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी भारत का एकमात्र बैरन है, और ये जो बैरन ज्वालामुखी है ये किस द्वीप पर स्थित है? मध्य अंडमान में। कहाँ पर है ये? मध्य अंडमान, आपने ध्यान रखना है। लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? लद्दाख व जास्कर, ठीक है ना, इन दो श्रेणियों के बीच बहने वाली या प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30, और इसका सही आंसर होगा ए, सिंधु। कौन सी है? सिंधु। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो उससे पहले ना देखिएगा, वैसे इसका आंसर दे दीजिएगा 31 का ऑप्शन 1960। तुलबुल तथा उरी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तुलबुल तथा उरी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो ये बनाई गई है झेलम पर। तुलबुल और उरी परियोजना झेलम पर बनाई गई। देखो भाई, आपने उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा। अब यहाँ पे देख लो, भारत का विशाल मरुस्थल 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले रेतीले क्षेत्र को क्या कहते हैं? डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल कहा जाता है। भारत में अरावली पहाड़ियों के पश्चिम की ओर बालू के टिब्बों से ढका लहरदार मरुस्थलीय मैदान जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात राज्यों में एक तरीके से थोड़ा थोड़ा टच होते वालों से फैला हुआ है, और राजस्थान में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व थार के मरुस्थल में ही है। जनघनत्व, ठीक है ना,
थार के मरुस्थल में अनेक प्रकार के बालू का स्तूपों का विस्तार भी पाया जाता है, जैसे बरखान है, अनुप्रस्थ है और अनुधैर्य इत्यादि। आप देखो भाई, भारत का विशाल मैदान। फोर्थ इसमें आता है प्रायद्वीपीय भारत। तीनों ओर से जल से घिरे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। भारत का प्रायद्वीप पठार एक प्राचीनतम क्या है? भूखंड है, जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है भाई? त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार। इस पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से, उत्तर में दिल्ली, उत्तर पूर्व में शिलोंग, कार्बो एंगलोंग का पठार, दक्षिण में कार्डामम पहाड़ियों तक है। प्रायद्वीपीय पठार की जो औसतन हाइट है वो 600 से लेकर के 900 मीटर है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती अपवाद है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय पठार में अनेक पठार होने के कारण इसे क्या कहते हैं? पठारों का पठार। इस भूभाग के प्रमुख पठार भी हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में बेसॉल्ट चट्टान से बना हुआ मालवा का पठार है। राजस्थान में हाड़ौती पठार के नाम से इसे जानते हैं। इस पठार का विस्तार उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र से, दक्षिण में विंध्य संरचना तक तथा पूर्व में बुंदेलखंड और बघेलखंड से पश्चिम में मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र तक है। इस पठार की प्रमुख नदियों में नर्मदा, चंबल, काली, सिंध, ताप्ती है। इस पठारी भाग में चंबल नदी अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होती है, जिससे बीहड़ यानी कि उत्खात भूमि का निर्माण होता है। तो ये था मालवा। अब आता है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड आपको पता है विस्तार ग्वालियर पठार और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश और यूपी में अवस्थित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्थिक रूप से सूखा प्रभावित होने के कारण इसे पिछड़ा क्षेत्र भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में मुख्य रूप से है। ठीक है, और इस पठार, ये जो पठार है ना, उत्तर में हजारीबाग का पठार, दक्षिण में रांची के पठार से बना है। दामोदर नदी रांची पठार को हजारी पठार से अलग करती है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और ये जो छोटा नागपुर है ना, इसकी सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ। दंडकारण्य का पठार भी एक ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इसका विस्तार है। पठारी भाग अत्यंत ही उबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ क्षेत्र है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दंडकारण्य पठार। मेघालय पठार आपको पता होना चाहिए, नागपुर पठार से, ठीक है ना। ये जो आपका मेघालय का पठार है, छोटा नागपुर पठार से राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। मेघालय के पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, और इन पहाड़ियों का नामकरण यहाँ जो ट्राइब्स मिलती हैं उसके नाम से हुआ है। मेघालय पठार में ही खासी पहाड़ी जो कि मौसिनराम चेरापूंजी में स्थित है, और सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है। इस पठार की सर्वोच्च चोटी है नोकरेक। क्या है भाई? नोकरेक। ठीक है, फिर आता है दक्कन का पठार, जो कि जिसका विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में है। महाराष्ट्र में बेसॉल्ट चट्टान से बना हुआ होने के कारण एक काली मिट्टी का जमाव होता है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। ठीक है, इस पठार की महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी। इस पठार में शतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं। फिर आता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिम घाट से जुड़ा हुआ पर्वतीय और पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। इस पठार में बाबा बूदन और कुंद्रेमुख प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा कुछ प्रमुख नदियाँ इस पठार की हैं। तो अरावली आपको पता ही है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका, देखो क्या है। रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम है? देखो वैसे यहाँ पर ना डायरेक्ट आपके आ गई हैं, नदी तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए।
तो करते हुए चलते हैं, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे आपको बताते हुए चलेंगे। रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम है? तो ये संगम है भाई मंदाकिनी और अलकनंदा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 34 का ऑप्शन बी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आपको सही मिलान करना है नदी और सहायक नदियों से रिलेटेड, नदी और सहायक नदियों से संबंधित। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मानस, तिस्ता और लोहित हो जाएंगी, और ऑप्शन ए एलिमिनेट हो रहा है ना। ऑप्शन ए क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहा है। फिर कृष्णा की बात करती हूँ, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और भीमा। महानदी की शिवनाथ, ओंग और मोर तथा तेल। और कावेरी की क्या है आपकी? सुवर्णवती, भवानी और अर्कावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गंगा की सहायक नदी नहीं है। अब इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, जल्दी बताओ। ब्राह्मणी नहीं है, ठीक है ना, ब्राह्मणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पेन गंगा तथा वेन गंगा किस नदी की सहायक है? सो 37 और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए गोदावरी, ठीक है ना, गोदावरी। तिस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तिस्ता नदी का उद्गम किस से होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 8 है, ऑप्शन बी सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम। तिस्ता नदी आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम, आपने ध्यान रखना है। चोलामू झील से निकलती है और ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में प्रवाहित होते बहते हुए ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इसकी भी कुछ प्रमुख नदी है, जैसे लाचुंग है, शिवोक है, रांगपो है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? 39। सो ध्यान रखना है, जो आपकी दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहते हैं। छोटा नागपुर पठार से निकलती हुगली में मिलती है, यानी कि हुगली की सबसे बड़ी सहायक है। दामोदर नदी घाटी को बिटुमिनस कोयले के कारण रूर घाटी भी कहते हैं, ठीक है। पूर्व में दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। इसकी कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे बराकर है, बोकारो है, कोनार, इसकी कुछ नदियाँ। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोनार झील है महाराष्ट्र के अंदर, वो क्या है? क्रेटर झील है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला अब देखो, ठीक है ना, तो ये आपको पता चल गया झील से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? लोकटक झील कहाँ पर है? आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लोकटक झील है वो आपकी कहाँ पर है? ऑप्शन बी मणिपुर के अंदर है ना। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर। और सी में ही मीठे पानी की झीलें पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक है। इसी झील में केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है? अयोध्या 42। सो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी सरयू। अब देखो भाई, जो आपका आगरा है वो यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। बद्रीनाथ, अलकनंदा, इलाहाबाद इनके प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती, हरिद्वार गंगा, कानपुर गंगा, दिल्ली यमुना, श्रीनगर झेलम, कन्नौज गंगा, सूरत ताप्ती, हैदराबाद मूसी, मथुरा यमुना, जमशेदपुर स्वर्णरेखा, अहमदाबाद साबरमती, गोरखपुर राप्ती, अयोध्या सरयू, और कोलकाता हुगली, लखनऊ गोमती, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, जबलपुर नर्मदा, कोटा चंबल, कटक महानदी, नासिक गोदावरी,
श्रीरंगपट्टनम, कावेरी, जौनपुर, गोमती, ओरछा, बेतवा, उज्जैन आपकी शिप्रा नदी, वाराणसी गंगा नदी, लुधियाना सतलज नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी। तो ये कुछ शहर और नदियाँ मैंने आपको बताई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना जो है ना, ये किस नदी पर है, जल्दी से बताइएगा। सो ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, सतलज। किस पे है ये, सतलज पे। और भी जैसे परियोजना, जैसे बाण सागर परियोजना सोन नदी यूपी बिहार एमपी के बीच है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल है ना। पोचमपाद परियोजना गोदावरी तेलंगाना। नाथपा झाकरी सतलज अभी बताया है आपको, हिमाचल में है। रामगंगा परियोजना उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा रिवर पे है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना है ना। रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी एमपी। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के उसमें है। मिट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी में है, कर्नाटका में। शरावती नदी, ठीक है ना, शरावती नदी परियोजना शरावती नदी कर्नाटक गोवा तमिलनाडु के बीच। उरी परियोजना झेलम नदी में है, JNK। बगलीहार चिनाब नदी JNK। तुलबुल झेलम जम्मू कश्मीर। तलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड। रणजीत सागर यानी कि थीन डैम या प्रोजेक्ट परियोजना रावी नदी पंजाब। पोंग डैम परियोजना व्यास नदी हिमाचल। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश कर्नाटका। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। कालपोंग परियोजना कालपोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पर आ गए हैं आपके जल प्रपात, ठीक है ना। जल प्रपात दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दूध सागर जल प्रपात बताओ भाई जल्दी से। 44 ऑप्शन बी मांडवी। अब जब आया है जलप्रपात तो कुंचिकल जो है वो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्नाटका में वराही नदी पर है। कावेरी नदी पर भी है एक हैगे नकल जलप्रपात जो कि तमिलनाडु। कर्नाटका में ही भाड़चुक्की और बालुमरी जलप्रपात भी हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कुंचिकल वराही नदी कर्नाटका, दूध सागर मांडवी नदी, ठीक है, गोवा मांडवी में गोवा में है। जोंग या गरसोप्पा शरावती नदी कर्नाटका। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटका। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी झारखंड। चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़। जो चित्रकूट जलप्रपात है वो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। घोड़े के पैरों की आकृति के समान होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में है। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड में है, आपको पता है, और MP दोनों में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलाइएगा। वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन ए चला गया, ऑप्शन डी चला गया। रेणुका झील कहाँ पर है। रेणुका झील आपकी है हिमाचल में, तो ये आपका ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी करेक्ट। जैसमंद झील की बात करते हैं, राजस्थान में है। अष्टमुदी आपकी केरला में है। अगला क्वेश्चन है मॉनसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। 46 अरबी से बना हुआ है। जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिरण क्षेत्र ITCZ, ठीक है ना, स्थित होता है। तो ये आपका कितने अक्षांश के आसपास स्थित होता है। 47 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला है पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है। काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या, काल बैसाखी।
ठीक है। केरल में होने वाली तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है। फूलों वाली बौछार, केरल के तटीय क्षेत्र में होने वाली चक्रवाती वर्षा जो कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नॉर्वेस्टर, उड़ीसा में होने वाली चक्रवाती वर्षा को नॉर्वेस्टर कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क ग्रीष्म ऋतु जलवायु AS भारत के निम्नांकित में से किन राज्यों में मिलती है। AS यानी कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु जलवायु, इस जलवायु में है ना, इस जलवायु क्षेत्र में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। इस जलवायु क्षेत्र में तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शामिल होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में बहने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहते हैं आपका लू। क्या कहते हैं? लू। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये आपके लिए है उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। क्या है उसका कारण? पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मतलब मैंने आपको कितने 51 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं ज्योग्राफी के। सेशन अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। और इसके अलावा इससे आगे के क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।